हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आस्पेक्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में मौर्य वंश के बारे में पूरे विस्तार से 3 वीडियो में हम लोग देखे थे मौर्य वंश के बारे में। और मौर्य वंश के बाद आज हम लोग इस वीडियो में पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में जानेंगे, मतलब मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके बाद जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा तो आपको सारी बातें अच्छी तरह समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के बारे में जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था, ठीक है, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ था और इस बृहद्रथ की हत्या कर दिया था किसने? बृहद्रथ की हत्या करके, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, मतलब अब मगध पर शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, मगध पर शुंग वंश की स्थापना हो गई थी और ये मौर्य वंश के अंतिम शासक जो था बृहद्रथ, उसकी हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और शुंग वंश की स्थापना एक्चुअली क्या था कि जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपना लेने के बाद क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म के प्रत्युत्तर में, ठीक है, ब्राह्मणों में काफी रोष हो गया था। ठीक है, तो ये पुष्यमित्र शुंग जो था खुद एक ब्राह्मण था और ये जो था वो चाहता था कि ब्राह्मण धर्म को फिर से स्थापित किया जाए और उसी के प्रत्युत्तर में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया गया। ठीक है, और इसके संस्थापक हो गए पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मगध की राजधानी जो था, मगध की राजधानी अशोक के समय में क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र था और इस पाटलिपुत्र को राजधानी हटा करके शुंग वंश के शासक ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। किसकी राजधानी बनाया? कहाँ बनाया राजधानी? विदिशा को राजधानी बनाया। और शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समय ही वानभट्ट जो थे वो हर्षचरित की रचना किए थे और मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या, ठीक है, सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलता है? वानभट्ट के हर्षचरित से मिलता है, जिसमें ये वर्णन किया गया है कि बृहद्रथ जो था, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या किसने कर दिया? पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? वानभट्ट के हर्षचरित से मिलती है। दिव्यावदान पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश के संबंध में मनाता है। ठीक है, दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश से संबंध बताता है। ठीक है, यहाँ मनाता नहीं होगा, यहाँ बताता है। ठीक है, बताता है होगा। तो दिव्यावदान कहता है कि पुष्यमित्र शुंग का संबंध जो था वो मौर्य वंश से था। ठीक है, हालांकि पुष्यमित्र शुंग के समय संबंध और मौर्य वंश से था और ये सेनापति थे। ठीक है, मौर्य वंश के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना था यवनों का भारत पर आक्रमण। ठीक है, और यवन राज्य इस समय स्थापित हो जाता है भारत पर। तो यवन का आक्रमण जो था वो पुष्यमित्र शुंग का सबसे के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, मतलब यवनों को पुष्यमित्र ने पराजित किया। ठीक है, यवनों को पराजित किया और पराजित करने के बाद इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अयोध्या अभिलेख से ऐसी जानकारी मिलती है कि यवनों को पराजित करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और ये अश्वमेध यज्ञ कौन कराया था? ये अश्वमेध यज्ञ पतंजलि के द्वारा संपन्न कराया गया था। मतलब पतंजलि जो थे वो किसके समकालीन थे? पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। कालिदास के द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के पौत्र अग्निमित्र, पुष्यमित्र ने यवनों को परास्त किया तथा विदर्भ के राजा यज्ञसेन को भी पराजित किया था। ठीक है, मालविका अग्निमित्र से पता चलता है और इसके जो मुख्य नायक है वो अग्निमित्र है, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। और इस नाटक के द्वारा यह भी पता चलता है कि वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया था। ठीक है, वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया था और विदर्भ के राजा यज्ञसेन को भी पराजित किया था। ठीक है, जैसे पता चलता है। पुष्यमित्र के पुरोहित थे पतंजलि और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, और पतंजलि की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित एक महाभाष्य इन्होंने लिखा है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक महाभाष्य लिखा है। ठीक है, महाभाष्य की रचना की है। पुष्यमित्र के समय ही सांची के स्तूप का आकार दुगुना करा दिया गया था। हालांकि पुष्यमित्र शुंग के समय के बारे में कहा जाता है कि ये बौद्ध विरोधी थे। ठीक है, बौद्ध विरोधी थे, लेकिन
इन्होंने ही सांची के स्तूप, जो बौद्ध धर्म से संबंधित था, सांची के स्तूप संबंधित था, इसके बौद्ध धर्म के जो स्तूप थे उसको दुगुना करवाया। ठीक है। शुंग के काल में अन्य महत्वपूर्ण स्तूप जैसे भरहुत के, बेसनगर और बोधगया के स्तूप पर भी काम किए गए। ठीक है। उन्हीं के समय में यह भी बनाए गए थे। तो इस तरह से इनको बौद्ध विरोधी, बिल्कुल बौद्ध विरोधी कहना बिल्कुल उचित प्रतीत नहीं होता है। ठीक है। दिव्यावधान एवं मालमिकाग्निमित्र, ठीक है, दिव्यावधान एवं मालमिकाग्निमित्र में पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्धियों को उत्पीड़ित करने की जानकारी मिलती है। देखिए यहाँ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। एक तरफ बौद्धियों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, जो दिव्यावधान और मालमिकाग्निमित्र से पता चलता है, और दूसरी तरफ बौद्ध स्तूप को बनाकर बौद्धों को खुश भी किया जा रहा है। ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि बौद्ध को बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहते थे पुष्यमित्र शुंग। शुंग के काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो मुख्य रूप से एक ब्राह्मण था, और ये बौद्ध धर्म के प्रत्युत्तर में, क्योंकि प्रत्युत्तर के फलस्वरूप इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे, और इसकी जानकारी हमें मालमिकाग्निमित्र और दिव्यावधान से मिल जाती है। और इनके समय जो भाषा चलती थी वो संस्कृत भाषा थी, और ब्राह्मण व्यवस्था मतलब हिंदुत्ववादी व्यवस्था, ब्राह्मण व्यवस्था जो था उसका फिर से उत्थान हुआ, फिर से उदय हुआ। और इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति की रचना की गई। ठीक है। शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग, इसी शुंग वंश के शासक काल में ही पहला स्मृति ग्रंथ जो था, जो सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ भी माना जाता है, पुराना स्मृति ग्रंथ भी इसको कहते हैं। तो इस स्मृति ग्रंथ की रचना किसने की? मनु ने की थी। ठीक है। मनु ने की थी, और मनु स्मृति जो था वो इसी समय शुंग वंश के काल में ही रचित किया गया। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया। पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो 36 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद इसका पुत्र अग्निमित्र शासन करने आया। ठीक है। और शुंग वंश के अंतिम शासक था देवभूति, और इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में इसके अमात्य वासुदेव ने कर दी तथा कर्ण वंश की स्थापना की। मतलब पुष्यमित्र ने जिस वंश की स्थापना की थी शुंग वंश की, उसके अंतिम शासक हो गए देवभूति, और देवभूति की हत्या कर दिया गया 73 ईस्वी पूर्व में। और ईस्वी पूर्व में कौन किया? इनके अमात्य किए। ठीक है। अमात्य मुख्यतः प्रधानमंत्री को कहा जाता था, उस समय का जो पीएम होते थे। ठीक है। राजा के काफी ये नजदीकी होते थे, नजदीकी के साथ साथ राजा को सलाह दिया करते थे। तो ये अमात्य वासुदेव थे उस समय, और वासुदेव ने इसकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की मगध पर। ठीक है। कर्ण वंश की स्थापना की। तो कर्ण वंश की स्थापना कब हो जाती है? 75 ईस्वी पूर्व में। किसने किया? वासुदेव ने किया। किसकी हत्या करके? देवभूति की हत्या करके। ठीक है। और ये वंश जो था मात्र 30 वर्ष तक ही शासन किया, और इसके अंतिम शासक जो थे वो सुशर्मा थे, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुख ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। मतलब कर्ण वंश जो था वो ज्यादा दिन नहीं चला, मात्र ये कर्ण वंश 30 वर्ष तक चला। ठीक है। और 30 वर्ष में इसके अंतिम शासक सुशर्मा हो गए, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुख ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना किया। सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुख ने किया था, सुशर्मा की हत्या करके। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके इस वंश की स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी जो थी, सातवाहनों की राजधानी थी वो गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। वर्तमान में प्रतिष्ठान जो है वे औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसके जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे? शिमुख इसके संस्थापक हो गए। इसके बाद सतकर्णी प्रमुख शासक हुए, जो 27 ईस्वी पूर्व से 17 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, और ये सबसे महान शासक माने जाते हैं। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया और राष्ट्रीय यज्ञ भी संपन्न कराया। इनके चांदी के सिक्के अश्व की आकृति अंकित थी। मतलब इनके जो चांदी के सिक्के थे, इस चांदी के सिक्के पर घोड़े की आकृति बनी होती थी। ठीक है। सतकर्णी के सिक्के पर मालवा शैली में गोल मुद्राएं का प्रचलन कराया तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं चलाई। इन्होंने जो कॉइन्स चला रहे थे वो गोलाकार कॉइन्स थे, और इनकी पत्नी के नाम से भी इन्होंने सिल्वर कॉइन्स चलाया। ठीक है। सिल्वर रजत मतलब सिल्वर
सिल्वर कॉइन्स इन्होंने अपने पत्नी के नाम पर भी चलाया था। सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ स्वामी की उपाधि धारण की। ठीक है, दक्षिणापथ स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी? सतकर्णी प्रथम ने, सतकर्णी प्रथम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नानघाट शिलालेख में सतकर्णी की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। नानघाट शिलालेख में सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी हमें मिलती है। सतकर्णी के बाद हाल इसके शासक हुए जो 20 ईस्वी से 24 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, और ये सातवाहन वंश का 17वां शासक था। मतलब इससे स्पष्ट है कि सतकर्णी के बीच जो है, सतकर्णी के बीच बहुत सारे शासक हुए। ठीक है, बहुत सारे शासक हुए, और ये थोड़े थोड़े समय के लिए कम समय के लिए इन्होंने शासन किया। इसके बाद हाल आए जो महत्वपूर्ण शासक हुए, और हाल जो था ये बहुत बड़े राइटर थे। इनकी प्राकृतिक ग्रंथ है गथा सप्तशती। ठीक है, इन्होंने गथा सप्तशती की रचना की जिसमें 700 श्लोक है। हाल के दरबार में गुणाढ़ निवास करते थे जो बृहद कथा कोश की रचना की थी। ठीक है, हाल चूंकि खुद एक लेखक थे, कवि थे, और इनके दरबार में गुणाढ़ रहते थे जो बृहद कथा कोश की रचना की। ठीक है, अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक जो हुए वो 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी तक शासन किए। ये थे सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, और सातवाहन वंश का इन्होंने पुनरुद्धार किया। गौतमी पुत्र ने पुनरुद्धार किया, क्योंकि और सारे जितने जल्दी इसके शासक बदले। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जल्दी शासक बदलने का मुख्य पीछे कारण था कि शासन व्यवस्था जो था वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। ठीक है, सतकर्णी प्रथम ने एस्टेब्लिश किया, लेकिन उसके बीच 20 शासक बदल गए। तो इससे स्पष्ट है कि शासन व्यवस्था जो है उस समय काफी चरमरा गई थी। लेकिन फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी प्रथम आए, और ये गौतमी पुत्र ने क्या किया कि फिर से सातवाहन वंश को स्थापित करने का प्रयास किया, और इसने छाहरात वंश का नाश कर दिया, और उनका शत्रु नहपान वंश का था। ठीक है, मतलब छहरात वंश का तो इन्होंने नाश कर दिया, और एक और शत्रु था नहपान वंश का, इनको भी उन्होंने नाश कर दिया। ठीक है, इनके शकों से मालवा और काठियावाड़ छीन लिया। शकों से इन्होंने शक शासकों से मालवा और काठियावाड़ को छीन लिया। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नासिक अभिलेख याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी के विजयों का पूरे विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट शासक हुए यज्ञश्री सतकर्णी प्रथम। ठीक है, जो 165 ईस्वी से लेकर के 194 ईस्वी तक शासन किया, और ये सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। ठीक है, ये सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, जिसके सिक्कों पर मछली और शंख एवं जहाज अंकित थे। याद करके रखेंगे, कौन थे ये? यज्ञ। ठीक है, यज्ञ श्री सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी, जो ये सातवाहन वंश का, ठीक है, सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक हुए, अंतिम शक्तिशाली शासक हुए, पावरफुल। ठीक है, पावरफुल किंग हुए, जिसके सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज अंकित हुआ करते थे। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। याद रखेंगे, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? पुलवामी चतुर्थ। ठीक है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण विविध तथ्य जान लेते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्रकृति थी, और लिपि जो था वो ब्राह्मी था। ठीक है, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्रकृति और लिपि ब्राह्मी था। सातवाहन काल में चांदी तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि गौतमीपुत्र ने गोल्ड सिक्के जारी किए, और अपने पत्नी के नाम से भी इन्होंने सिक्के जारी किए थे। सातवाहनों के आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्कों का प्रयोग किया। याद रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि शीशे के सिक्के किसने जारी किए। तो शीशे के सिक्के सातवाहनों ने जारी किए थे। ठीक है, शीशे के सिक्के किसने जारी किए? सातवाहनों ने। और ये दैनिक लेन देन के लिए इनका प्रयोग, आर्थिक लेन देन के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने की प्रथा शुरू की। मतलब जागीर व्यवस्था कौन स्थापित किया? जागीर व्यवस्था सातवाहन ने स्थापित किया। और यही जागीर व्यवस्था जो है आगे अब देखेंगे, जब पढ़ेंगे, तो गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में ये जागीर व्यवस्था विकराल रूप धारण कर लेती है, और यहाँ ब्राह्मणों को भी जागीर देने की प्रथा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जागीर व्यवस्था की शुरुआत या भूमि दान की शुरुआत सातवाहनों ने की, और यह प्रथा आगे की ओर भी चला। सातवाहनों ने मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था स्थापित की। मतलब स्त्रियों की स्थिति इस समय अच्छी थी। ठीक है, प्रमुख
वास्तुकला जो था वो कार्ले का चैत्य भोरघाट पुणे में है। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण सातवाहनों ने करवाया। अमरावती एवं नागार्जुन कोंड के स्तूपों का निर्माण भी सातवाहनों ने करवाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पूरी उम्मीद है कि आप मौर्योत्तर काल से संबंधित सभी तथ्यों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। पीडीएफ आपको मिलते ही जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग गुप्त वंश के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे।